हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू इन श्रीराज आईएएस एंड आरएएस। आपका बहुत स्वागत है इस स्पेशल सेशन में। और आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूं मैं कि सर आप हर वीडियो में इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, बिकॉज आरएएस की जर्नी ऐसी है जो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ तो आप एग्जाम पे लास्ट तक नहीं बन पाएंगे। खुद से अंदर से अगर ये जुनून है आपका कुछ करने का तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज का टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आरएस अगर आपको क्लियर करना है तो पहली चुनौती होगी आरएस प्री। और आरएस प्री को भी अगर आपको पार करना है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम समझ लो, क्योंकि उसके मार्क्स आपको मेंस में ऐड नहीं होते हैं। मेरिट सिर्फ और सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर डिसाइड होती है। इट मींस आज हम प्री एग्जाम के सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं कि क्या सिलेबस कितना चेंज हुआ, कौन कौन से टॉपिक जो चेंज हुए हैं, मैं उन्हीं की बात करने वाला हूं। तो टू द पॉइंट हम चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। हम चाह रहे हैं कि आरएस प्री का जो सिलेबस चेंज हुआ 9 जनवरी 2026, 9 जनवरी 2026 को जो चेंज हुआ उसी की मैं बात कर रहा हूं। और सिंपल सा आपको सामने दिख भी रहा होगा हमारी स्लाइड में कि आज हम आरएस प्री सिलेबस को पूरी तरीके से डिकोड करने वाले हैं कि कहां कहां कितना बदलाव देखने को मिला है। और मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है पर्सनली, इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से याद कर लोगे, मैं कह रहा हूं आधा काम आपका ही हो गया। 50% आपका वर्क डन हो गया। 50% क्यों ऐसा कह रहा हूं कि जिसको सिलेबस याद है तो क्या होगा कि वो कोई भी चीज जो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स में फॉलो होती है उसको देख करके वो कम से कम ये तो समझ पाएगा कि मुझे ये चीजें पढ़नी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरएस प्री का सिलेबस। और प्री में भी राजस्थान हिस्ट्री या हिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्री का सिलेबस है, मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक्स में चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों इंक्लूड है और मैं उन टॉपिक्स पे ही बात करूंगा जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं, जिसमें चेंज किया गया है। ठीक है, आइए सबसे पहले यहां लिखा हुआ है प्राचीन राजस्थान का समाज एवं संस्कृति। आपको यह ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन राजस्थान, एंशिएंट हिस्ट्री में पहला आपको राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री में चेंज देखने को मिलता है। और मैं आपको कहूंगा टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आरबीएससी इसके लिए आपको पढ़नी है। और मैं कहूंगा मेंस जब आप दो तो प्लीज आप रेफर करें हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये आपके ऑथेंटिक सोर्स है, मूल किताबें हैं। और इनको अगर आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस वाली। तो पहला परिवर्तन आपको ये देखने को मिला। दूसरा, राजस्थान के मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसका मतलब पॉलिटिकल एंड सोशल अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल एंड सोशल अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। जो शासक है आपके, जैसे आमिर हो गया, आपके कच्छावा राजपूत हो गए, सिसोदिया उदयपुर का मेवाड़ हो गया, आपका चौहान राजपूत हो गए आपके, तो उन सबके आपको एक तो राजनीतिक उपलब्धियां का मतलब है कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े, कौन कौन सी संधियां उन्होंने की, ये सब भी आपको मेरे हिसाब से हिंदी ग्रंथ अकादमी और आरबीएससी की बुक्स में दिया हुआ आपको मिल जाएगा। ऑथेंटिक सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। बच्चों, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पॉलिटी के डिफरेंट डिफरेंट सेशंस भी लेके आने वाला हूं और एक बुक लिस्ट भी लाने वाला हूं। और एक सेशन हमारे इस बात पे आएगा कि आरएस प्री को 4 महीनों में कैसे क्लियर करें, वो भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूं। तो आप देखो, इसके अलावा क्या है, केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग एंड प्रतिरोध। सर ये कौन सी केंद्रीय सत्ता है? भैया जो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली की जो सल्तनत थी या जो टाइम पीरियड था, चाहे वो सल्तनत पीरियड हो, फिर उसके बाद मुगल्स आए, मुगल्स के बाद आपको पता है कि अंग्रेजों का राज हुआ, तो उनके साथ कैसा इनका कॉर्पोरेशन सहयोग क्या रहा और कैसा प्रतिरोध या फिर मैं कहूं कि क्या दिक्कतों का सामना उनके साथ करना पड़ा। तो आपको यहाँ पे राजपूत मुगल संबंध पढ़ने होंगे, राजपूत सल्तनत संबंध पढ़ने होंगे, राजपूत और अंग्रेजों के साथ क्या संबंध थे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी टॉपिक आपका एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब देखो, जोड़े गए टॉपिक में मैंने अभी आपको बताया, ये वो चीज है जहां पे आप कह सकते हो कि आपके टॉपिक जोड़े गए हैं। तो इसको मैंने अभी डिस्कस किया, आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज, राजस्थान के इतिहास के स्रोत पुरातात्विक, अभिलेखीय, साहित्यिक और
मुद्रा शास्त्रीय, ये भी आपको पढ़ना है, जो आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन इतिहास का भाग है। मैंने जो डिस्कस किया वो तो आपको देखना ही है, इसके साथ में जो मैंने अभी बात बोली वो भी आपको देखनी है। और इसके लिए सोर्सेस क्या फॉलो करना है, फिर से मैं कहूंगा आरबीएससी जिंदाबाद, क्योंकि वहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप क्यों ऐसी गलती करेंगे, आपको क्वेश्चंस पे पूरा पूरा ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन। राजस्थान के इतिहास के बाद भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो डायरेक्टली उन टॉपिक्स की बात करूंगा जहां आपको चेंज दिखाई देता है, सीधा उस पे आते हैं। देखिए, भारतीय ज्ञान और मूल्य व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन एवं शिक्षा व्यवस्था। इसका मतलब आपको फिलोसफिकल दार्शनिक पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे। भारतीय ज्ञान, हमारे अचीवमेंट, मूल व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन, शिक्षा व्यवस्था। मैं कहूंगा इसके लिए आपको इग्नू के नोट्स फॉलो करने चाहिए, आपको एनआईओएस के नोट्स फॉलो करने चाहिए। कुछ हद तक ये पोर्शन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अभी नया टॉपिक है तो इसके नोट्स वगैरह बनने स्टार्ट होंगे, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ऑथेंटिक सोर्स ऑथेंटिक ही होता है, आप उसको रेफर करो, काम ज्यादा अच्छा होगा। पहले सल्तनत काल इस तरह से नहीं था, अब आपको एड ऑन कर दिया है। मैं फिर भी कहूंगा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री में इतना दिमाग मत लगाओ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, आधुनिक भारत का इतिहास, क्वेश्चन ज्यादा वहां से आएंगे। अब देखो, प्रमुख राजवंशों की उपलब्धियां, विजयनगर साम्राज्य, इसको नोट कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं गारंटी लेके बोलता हूं हर बार एक दो क्वेश्चन एवरी टाइम यहां से पूछा जाता है। विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेव राय, जो इनके 4 विभिन्न राजवंश रहे, है ना, तो उसमें से भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा 2 किताबें पढ़ लो अगर आपके पास टाइम है। तमिलनाडु की बुक है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, और एनसीईआरटी। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर एनसीईआरटी बोल के सब चुप हो जाते हैं, आगे कोई कुछ नहीं बताता। एनसीईआरटी क्लास 12 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी है, उसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, हिंदी में भी अवेलेबल है, आप पढ़ो। 12वीं कक्षा में कुल 3 एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, तीनों पढ़नी चाहिए आपको। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास पता चलेगा, वहां से आप ये कर सकते हो। मुगल काल का प्रशासन इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हालांकि ये प्री का है पर मेंस के लिए भी। विभिन्न नीतियां एवं मराठा, पहली बार मराठा ऐड किया है, फर्स्ट टाइम मराठा ऐड किया है। इसका मतलब जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता है अंग्रेजों ने पहले यूरोपियन पावर को हराया, उसके बाद में राजे रजवाड़ों को हराया, और सबसे पहले उसमें नंबर आया था बंगाल का। बंगाल के बाद नवाब कौन थे, मैं बात करूंगा हैदराबाद के निजाम की बात कर सकते हैं। हैदराबाद के निजाम के मराठाओं के साथ अंग्रेजों के, आप ऑलमोस्ट कहोगे 3 लड़ाइयां हुई, तो मराठा आपको पढ़ना है और यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। सर ये कहाँ से पढ़ेंगे इसको, इसको आप पढ़ लो, स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है, आप जो यूपीएससी के लिए फॉलो की जाती है, आप सबके पास होगा, आपको पता भी है, वहां से आप इस चीज को डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश साम्राज्यवाद कैसे हमें अपना गुलाम बनाया, कैसे हमारा, या मैं कहूं शोषण किया, कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया, कैसे एरिया कब्जाया, कैसे लड़ाइयां की। अंग्रेजों के 2 ही तरीके थे, या तो संधि कर लो या लड़ाई कर लो, अब देख लो क्या पसंद है आपको। ब्रिटिश साम्राज्य एवं प्रतिरोध, 1857 की क्रांति ऐड हो चुका है। मराठा, मैसूर, सिख, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके लिए आप कुछ मत करो, आप स्पेक्ट्रम कर लो, काम खत्म, बस सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखो क्या बोला है, क्रांतिकारी जो अब तक नहीं थे, और विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन, जो रीजनल मूवमेंट है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो राजस्थान में भी हुए। तो इसका मतलब विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन भी आपको पढ़ना है अब तक, जो पहले हम नहीं पढ़ते थे। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, अब आरपीएससी पूछेगा। स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर, अब वहां पे क्या चीज है वो भी आपको डिस्कस करना है। विभाजन की ओर मतलब 1947 में जो विभाजन हुआ उसकी बात कर रहे हैं, कि वहां पर वो चीजें भी आपको पढ़ना है। हम आजादी के आसपास गए तो कैसे गए, क्या क्या चीज हुई। उसके बाद आगे 2000 तक देखें तो हम क्या है, योजना एवं आर्थिक सुधार, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, और ये क्या है, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर मैं कहूं पोस्ट इंडिया हिस्ट्री, आजादी के बाद का भारत जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जोड़े गए टॉपिक अभी मैंने डिस्कस किया, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ये चेंज आपको इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखो क्या आएगा,
ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल में आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। और मैं आपसे कहूंगा सबसे बेस्ट आपके लिए सोर्स है यहाँ पे एनसीईआरटी 11th और 12th। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति में टुंड्रा वाला एरिया है, वहां कौन सी है आप देखो, उसमें आपके जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय जंगल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, पतझड़ पर्णपाती जो वन है, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहली बार ऐड किया गया, तो आपको ये भी डील करना पड़ेगा। और जहां तक मैं समझता हूं ये भी मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमने देख ही लिया, कृषि के प्रकार, वितरण और फसलें पहले भी था, हमने डिस्कस कर लिया। भारत का भूगोल, भारत की जो इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो वहां पर सिंचाई, इरिगेशन को ऐड किया है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंचाई ऐड किया है। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात, कृषि में प्रमुख फसलें, ये भी नया ऐड किया गया है जो आपको ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट जोड़े गए टॉपिक में कृषि, महत्वपूर्ण फसलें, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। हटाया क्या है, ऊर्जा संसाधन, पारंपरिक गैर पारंपरिक, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन गलियारे। मैं आपको बताऊं, पहले प्री में एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स मान के चलते थे कि यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, मतलब मान के चलते थे कि यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब वो टॉपिक हटा दिया, तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपने आप में चेंज लाना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में मैं आपको कुछ टॉपिक पे बात करता हूं। राजस्थान का अवस्थिति और विस्तार, पहले ऐसा नहीं दे रखा था, ये चेंज है, आप जाके सिलेबस चेंज कर सकते हो। लोकेशन एंड एक्सटेंट, तो आपको वो ना देशांतर, अक्षांश पूरा पढ़ना पड़ेगा, सब चीजों की बात करते हैं। यहाँ पहले, अब कृषि है, पहले पता है यहाँ पे क्या था, यहाँ फसलें दे रखा था और फसलों में 4-5 फसल दे रखी थी, बस वो पढ़ो काम हो जाएगा। लेकिन अब आपको पूरा कृषि पढ़ना पड़ेगा और पूरा व्यापक तौर पे देखना पड़ेगा। और इसके लिए एक ही आपको सोर्स मिलेगा, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। वहां से काफी हद तक आप चीजों को लेटेस्ट तरीके से जान पाओगे। और पशुधन पहले प्री में नहीं था, अब बोला कि प्री में पढ़ना पड़ेगा। लाइव स्टॉक, और उसके लिए भी मैं कहूंगा लेटेस्ट जो इसकी जनगणना, लेटेस्ट जो पशु गणना है, जनगणना तो नहीं, पशु गणना जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और बाकी चीज आपको इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, वहां से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, तो आपको करना चाहिए, आपको इसके मार्क्स नहीं खोने हैं, यहां आपको गड़बड़ नहीं करनी है। उसके बाद नगरीकरण या शहरीकरण, जनजातीय आपको पढ़नी है। इसका मतलब कुछ टॉपिक आपको ध्यान रखने, हटाए गए टॉपिक में एक टॉपिक है, मैं आपको बताऊं कि उद्योग अब नहीं पढ़ना। राजस्थान के जो उद्योग है वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, वो टॉपिक हटा दिया गया है। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक, एक बार आप देख लेना। और ये जो टॉपिक है शहरीकरण, ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा कितनी बार मैं आपको बताऊं, जनजातीय हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ अब आपको ज्योग्राफी में भी पढ़नी है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद राजस्थान के से आगे बढ़ते हुए इंडियन पॉलिटी की ओर आते हैं। इंडियन पॉलिटी क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूं, तो अपने आप में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करूं। वैसे बच्चों आप टेंशन मत लो, मैं इंडियन पॉलिटी का अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं कि आपको सारी चीज एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन ये भी चेंज है, संविधान निर्माण, ये चेंज है। पहले इसकी जगह संविधान सभा लिखा हुआ था, आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, संविधान सभा लिखा हुआ था, ये भी चेंज है। पहले सिर्फ संविधान सभा पढ़ना था, अब आपको सब कुछ पढ़ना है। संविधान की मांग कहां से उठती है, पहली बार क्या क्या चीजें उसमें शामिल की जाती हैं, कैसे संविधान बना, संविधान सभा का क्या काम हुआ, और संविधान कब लागू हुआ, तब तक का आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। पहले संविधान सभा से काम चल जाता था। नागरिकता आपको पता है, अनुच्छेद 5 से 11 आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद संघीय कार्यपालिका, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं बच्चों, संविधान का जो भाग 5 है वो संघीय कार्यपालिका की बात करता है, ठीक है, भाग 5 संघीय कार्यपालिका की बात करता है। लेकिन कुछ जगह मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि बहुत लोगों ने क्या किया कि संघीय कार्यपालिका में जो पहले टॉपिक थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वही सब डाल दिया, बोला कि यही आएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं, संघीय कार्यपालिका, सिर्फ मैं कार्यपालिका की बात करूं तो जो पॉलिटिक्स ठीक से पढ़ते हैं उनको पता है कि इसमें प्रधानमंत्री आते ही हैं, प्रधानमंत्री और उनकी
मंत्री परिषद, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के महान्यायवादी, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी इसमें आते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आप कहते हो कि सर हमसे गलती हो गई, सिलेबस को ढंग से हमने पढ़ा नहीं। भैया भारत के महान्यायवादी भी आपको पढ़ना है, क्योंकि लिख दिया है। संघीय सरकार, कार्यपालिका में ये सब आता है। विधायिका, विधायिका में आप क्या पढ़ोगे? संसद, संसद आपको पढ़ना है। न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से डिस्कस करना है। आई बात समझ? तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। भाग 5, संघ राज्य संबंध, पहले मेंस में था, अब आपको यहां भी पढ़ना है। और वैसे तो मैं आपको बताऊं, पहले टॉपिक था संघवाद, वो अलग चीज होती है, लेकिन उससे मिलता जुलता टॉपिक है। संघ राज्य संबंध, उसके बारे में बातचीत करनी है। ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन ये भी अभी ऐड हुआ है। आपातकालीन प्रावधान पहले नहीं थे, अनुच्छेद 352, 356, 360, 3 तरह की आपातकाल, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, तो वो भी आपको पढ़ना है, गलती नहीं करनी है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार, ये भी नया ऐड हुआ है, जिसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, सब चीज हमें डिस्कस करनी है। अब देखो, पहली बार यूपीएससी ऐड हुआ है बच्चों, कमाल की बात है ना। तो पहली बार यूपीएससी ऐड हुआ है। संस्थानों की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग पहली बार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहली बार, ये 3 पहली बार ऐड हुए हैं। लिख लो, नोट कर लो। इसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट ऐड हुआ है। शिकायत निवारण प्रणाली, इसके अंदर तो आपको कुछ अधिनियम भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ये एक व्यापक टॉपिक है और बहुत चीजें आपको डील करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे एक आपका सीएजी टॉपिक था, उसको हटा दिया है। पहले सीएजी था 2024 के जो आपका एग्जाम हुआ, लेटेस्ट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये टॉपिक इसमें है, तो आप ध्यान रखना। जोड़े गए टॉपिक आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक मैंने अभी बता दिए आपको। इसके बाद जब मैं राजस्थान की पॉलिटी की बात करूं, तो अधीनस्थ न्यायालय जोड़ दिया है बच्चों, अन्य न्यायिक न्यायालय और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता आपको पता है राज्य का जो होता है, राज्य का सबसे बड़ा वकील जो होता है, लॉयर जो होता है, सरकारी वकील, वकील नहीं सरकारी वकील, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालय में मतलब क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय, ग्राम जो न्यायालय, ये सब सबकी बात करेंगे। इस बार मुख्य सचिव आपको दे दिया है, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभागों के निदेशालय, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पहली बार टॉपिक ऐड हुए हैं। मैं 100% गारंटी लेके बोलता हूं, उस दिन ये वीडियो काट के डालूंगा मैं, क्वेश्चन आएगा इन नए टॉपिक से, मतलब आएगा। ठीक है, संभागीय आयुक्त हम पढ़ते हैं, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, एसडीएम जिसकी तैयारी कर रहे हो, और तहसीलदार। मतलब पहले आपका था जिला प्रशासन, अब थोड़ा उसको खोल के अच्छे से बता दिया है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ राजस्थान राज्य महिला आयोग, देखो वहां केंद्र में महिला आयोग डाल दिया, यहाँ राज्य में महिला आयोग डाल दिया, तो दोनों है। और राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड, जो बच्चे तहसीलदार बनना चाहते हैं, टीडीआर, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू बोर्ड कहां पर है? अजमेर में है, राइट। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया वो यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार रीड आउट कर लेना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी में। तो आप देखो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास इंडियन इकोनॉमी में ऐड कर दिया गया है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर विकास के मापक, पारंपरिक मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैं पहले ही बता चुका हूं, मेंस में भी है ये। अन्य संबंधित सूचकांक तो आपको और भी पढ़ने पड़ेंगे जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राजकोषीय संघवाद, केंद्र राज्य में वित्तीय संबंध, ये आपको पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, वैसे इकोनॉमी में भी पढ़ना है। वित्तीय आयोग आपको पता है 16वां वित्तीय आयोग हमारा आ चुका, तो वो भी पढ़ना है। कृषिगत विकास, एग्रीकल्चर में संस्थागत तकनीकी पहलू दोनों, भारतीय कृषि में सुधार, चुनौतियां, और सरकारी पहल मतलब सरकारी योजनाएं भी आपको पढ़नी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से आपको लिंक करना चाहिए, वरना आप लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट स्कीम में पीछे रह जाओगे। पिछली बार क्वेश्चन आया है और एग्जाम, छोटी गलती से आप रह जाओगे, ऐसा मत करना प्लीज। आप जब भी इकोनॉमी पढ़ो, मैं बार बार बोल चुका हूं, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे ये आपके टेबल पे हमेशा होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने खुद इस एग्जाम को क्लियर किया, इसलिए मैं आपको ये बात कह सकता हूं। आर्थिक वृद्धि का स्वरूप, नीति, औद्योगिक सुधार, इंडस्ट्रियल, उसमें जो आपको पता है 3 चीजें हुई थी, ग्लोबलाइज, उदारीकरण, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा 1991 में
आप सबको पता है कि सुधार किए गए थे, बहुत तकलीफ हुई थी, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था, डॉलर खत्म हो गया था, सोना बेचना पड़ गया था हमको, ठीक है, चोरी चुपके से। तो वो चीज यहाँ पढ़नी है। आर्थिक सेवा क्षेत्र की भूमिका, चुनौती, अवसर, ऊर्जा, परिवहन और संचार। मतलब लगातार सिलेबस इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ पूछने की ओर जा रहे हैं। अब देखो इसके बाद कौशल विकास और रोजगार संवर्धन, ये भी कार्यक्रम मतलब स्कीम, और नीतियां मतलब पॉलिसी, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मतलब सोशल एस्पेक्ट, जो स्कीम्स हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, वहां पे भी ये पूरी चीज आपको डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये एक बात देख लेना, जो मैंने आपको बताया, हटाए गए टॉपिक आपको दिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका तो मिलेगा कि ये टॉपिक सारे हटा दिए गए हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, सब कुछ पढ़ के अपना टाइम खराब नहीं करना। एटलीस्ट वो पढ़ना है कि यार मैं कम पढ़ूं लेकिन 80-90% वहां से क्वेश्चन आ जाए। राजस्थान की इकोनॉमी, राज्य बजट, भाई अब मुझे बताओ कैसे आप मिस करोगे? 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब ऊर्जा हम नंबर 1 है, परिवहन और संचार कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, ग्रामीण विकास पढ़ना है, पंचायती राज और राज्य वित्तीय आयोग। अब देख लो, राज्य वित्तीय आयोग मतलब पहले भी था लेकिन अब अलग से लिख दिया गया है, पहले भी पढ़ते थे हम और अभी भी पढ़ना है, तो कोई नई बात नहीं है ना, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। साइंस टेक में देखो, रक्षा एंड अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारत के विषय संदर्भ में, वैसे मैं आपको बताऊं, जो बच्चा पहले प्री दे चुका है उसको पता है कि हम ये पढ़ते ही थे, भले करंट अफेयर्स के आसपास पढ़े, मैंने खुद भी पढ़ाया तो पढ़ते ही थे। वंशागति और विभिन्नता, ये आपको अलग से पढ़ना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नैनो प्रौद्योगिकी। मैं एक बात आपको बताऊं, ऑनेस्टली मेरी बात शायद से आप उससे सहमत हो या ना हो, ये चीजें हम पहले भी पढ़ते थे, क्योंकि करंट अफेयर्स सारा बच्चा 6 महीने का पढ़ के जा रहा है, तो ये सारी चीजें पढ़ते थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों का योगदान, हाँ ये आपको अलग से पढ़ना है, टेंशन मत लो। आरबीएससी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपका गो टू सोर्स हो गए, क्यों टेंशन लेना है? आप इसको जाके टॉपिक देखो, किताब देखो, पढ़ना स्टार्ट करो। अभी हम सिर्फ सिलेबस चेंज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, रीजनिंग मैथ्स में देखो तो कोई ज्यादा बड़ा चेंज आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, सारी बातें वही की वही है। आगे देखें तो अब रैंकिंग एवं सेटिंग अरेंजमेंट, बैंक आप देख लो, बैठक व्यवस्था, ये आपको ऐड किया है, तो मैं कहूंगा इसमें 200% क्वेश्चन आएगा, आज ही कर लो। मैं तो कहूंगा क्यों टाइम खराब करते हो, इसमें तो ज्यादा है नहीं, आज ही इसको कर लो और अपनी तैयारी ऐसे रखो कि आपको सोचना नहीं पड़े ज्यादा, जो चेंजेस है उनको फटाफट नोट करके और चीजों को आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे इसमें भी कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट आप ध्यान रखना, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, इसको ध्यान रखना जो जोड़े गए टॉपिक में है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे लगता है इसके जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग मैथ्स के, यार कम से कम 14-15 तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सही करके आओगे, नहीं कर पाओगे तो प्री निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खासकर साइंस बैकग्राउंड वालों को प्लीज ये तो आपको सॉल्व करना ही है, हिंदी मीडियम वालों को भी मैथ्स छोड़ के रीजनिंग तो पूरी करनी है। समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, प्रासंगिक समकालीन मुद्दे, नई योजनाएं, कार्यक्रम पहल, पहले भी पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते हैं, आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रम, पहले भी पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, पहले घटनाएं उपलब्धियां पढ़ते हैं, पुरस्कार प्रकाशन प्रतिष्ठित लेखक, पहले भी पढ़ते थे। मुझे लगता है ना ये चीजें तो हम करंट अफेयर्स में हर बच्चा पढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई टेंशन है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, टिक कर लो, नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा आरएस 2026 में। आप देखना जो प्री एग्जाम होगा, आपको क्वेश्चन यहां से नहीं मिले तो आप मुझे कहना कमेंट में, किसमें सर? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधने का रोकथाम अधिनियम 2022, जो चीटिंग करते थे उनको लेकर आपको पता है कि पेपर लीक की घटनाएं बहुत होती थी, तो उसके संबंध में ये चीजें हो रही थी, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन कौन से चीजें यहाँ पे शामिल है। इट मीन्स यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, आपको फिक्र नहीं करनी है। और इसमें भी आपको पता है 10 करोड़ रुपए तक का फाइन था, कुछ जेल में डालने का भी प्रावधान था, उसके बाद पेपर कुछ हद तक रुकने स्टार्ट भी हुए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इट मींस
मेरी तरफ से मैं कहूंगा कि मैंने प्री के सिलेबस को टू द पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की कि कहां कहां पे क्या चेंजेस हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मदद मिली होगी, और अगर आप हमारे और आपकी जर्नी को आसान करना चाहते हैं तो हमारे जयपुर सेंटर को विजिट कीजिए रिद्धि सिद्धि के पास। और हम चाहेंगे कि आपका सफर आरएस का आसान हो। प्री कभी हल्के में मत लो, क्या पता प्री की वजह से आपके 3 साल 4 साल बर्बाद हो जाएं। सर वो कैसे? भैया आप मेंस नहीं दे पाओगे तो अगली वैकेंसी की तैयारी करोगे, अगली वैकेंसी में टाइम लगता है, इसलिए ऐसी गलती ना करें। सब बच्चे सिलेबस को डाउनलोड करो, हाईलाइट करो, और उन टॉपिक्स को पहले करो जहां नया कुछ ऐड हुआ है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।